भले वो अल्कोहल की वजह से हो या मोटापे की वजह से हो या वायरल इन्फेक्शन की वजह से हो। तो पहले तो लीवर में एक फैट की तरह से एक फैट एक्यूमुलेट होता है और ये फैट अगर काफ़ी दिनों तक एक्यूमुलेट हुआ है और उसकी वजह से फिर इन्फ्लेमेशन होता है लीवर में। उसकी वजह से लीवर के ऊपर लीवर की सेल्स में कुछ अपार्ट फ्रॉम द नॉर्मल लीवर सेल्स कुछ इन्फ्लेमेटरी सेल्स आते हैं और एक इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स चालू होकर फिर आगे जाके जिसे हम स्टीराटोहेपेटाइटिस कहते हैं, इन्फ्लेमेशन की वजह से आगे जाके लीवर में सिकुड़न जिसे हम फाइब्रोसिस कहते हैं और ये फाइब्रोसिस आगे जाके सिरोसिस में कन्वर्ट हो सकती है और किसी किसी सिरोसिस पेशेंट को आगे जाके लीवर में कैंसर की भी संभावनाएं होती है। तो सिरोसिस मतलब लीवर में लीवर का इट्स एन इरिवर्सिबल डैमेज ऑफ द लीवर व्हिच इज मार्क्ड बाय स्ट्रक्चरल डिस्टॉर्शन ऑफ द लीवर पैरेन्काइमा। अगर लीवर पैरेन्काइमा नॉर्मल अगर हम देखें जैसे हमने फर्स्ट स्लाइड में देखा था, तो ये आपका नॉर्मल लीवर टिश्यू है, इसमें कुछ इन्फ्लेमेशन है, कुछ इन्फ्लेमेटरी सेल्स है। तो अगर प्रोलॉन्ग इन्फ्लेमेशन रहेगा तो आगे जाके फाइब्रोसिस जिसे हम सिकुड़न कहते हैं और वो सिकुड़न बढ़ के सिरोसिस मतलब ये जो नॉर्मल लीवर है दैट इज टर्न इनटू मल्टीपल स्मॉल नोडुल्स जिसे हम कहते हैं सिरोसिस व्हिच इज यूजुअली इरिवर्सिबल डैमेज ऑफ द लीवर। और ये सिरोसिस अगर होता है तो उसकी वजह से काफ़ी सिम्टम्स लोगों को आ सकता है, जैसे कि लीवर की वजह से सिम्टम्स आते हैं तो एक पीलिया होना, आंखों का पीलापन, यूरिन येलो होना, पेट में फुलावट होना, पेट में पानी, पैरों पे सोजिश। तो ये बाकी चीज़ों की भी असर करता है, जैसे कि पाइंक्रियास के ऊपर नुकसान आना, नर्व्स के ऊपर नुकसान आना, न्यूरोपैथी, पैंक्रियाटाइटिस। सो इट्स अ मल्टी ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट बिकॉज ऑफ अल्कोहल। सो हाउ कैन वी प्रिवेंट दैट? सो वी नीड टू ड्रिंक इन मॉडरेशन but not more than 1 to 2 standard drinks per week. अगर हम if we take more than 4 standard drinks 4 times a week तो उसमें लीवर पे नुकसान आने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा होती है। और अगर इसमें से कोई अगर हम इस मात्रा में अल्कोहल का सेवन करते हैं तो वी शुड चेक आवर लीवर। हमने एलएफटीज करना चाहिए, हमारे लीवर फंक्शंस कैसे हैं, हमारा एएसटी, एएलटी, गामा टी कितना है, क्या वो नॉर्मल रेंज में है। और अगर वो डिरेंज है तो ये दर्शाता है कि शायद लीवर के ऊपर इंजुरी आ रही है विच कुड बी इन्फ्लेमेशन और फाइब्रोसिस और मे बी सिरोसिस। तो अगर आपके लीवर फंक्शंस डिरेंज है तो फिर उसको हमने आगे जाके आगे और जांच करनी चाहिए, जैसे कि अल्ट्रासाउंड या फाइब्रोस्कैन। एंड ऑब्वियसली अगर लीवर फंक्शंस डिरेंज हो रहे हैं तो फिर अल्कोहल को तो स्टॉप ही करना चाहिए। सो ये हो गया अल्कोहल के बारे में। द सेकंड थिंग इज जो आजकल काफ़ी लोगों में पाया जाता है, तो फैटी लीवर। हम किसी भी वजह से जांच करते हैं, हम किसी वजह से कुछ अल्ट्रासाउंड करते हैं तो उसमें लीवर फैटी आ जाता है। तो फैटी लीवर क्या होता है? तो फैटी लीवर मतलब लीवर के टिश्यू में मोर देन 5% फैट होता है तो उसे हम फैटी लीवर कहते हैं। और अभी जैसे हम पहले नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर कहते हैं, अल्कोहल भी फैटी लीवर कॉज करता है और मोटापे की वजह से भी लीवर फैटी हो सकता है। तो उसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए इस बीमारी को पहले हम नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर कहते थे, बट हालांकि अभी हमने उसका थोड़ा सा नाम चेंज हुआ है एंड वी कॉल इट एज स्टीराटोटिक लिवर डिसीज या मेटाबॉलिक डिसफंक्शन एसोसिएटेड स्टीराटोटिक लिवर डिसीज, मैजेंट कहते हैं हम इसको। तो ये बेसिकली मैजेंट दर्शाता है कि बॉडी में एक टेंडेंसी है, एक मेटाबॉलिक डिसफंक्शन है जिसकी वजह से लोगों में वजन ज़्यादा होता है, ओबेसिटी होता है, मोटापा होता है। और अगर लोगों को फैटी लीवर है और फैटी लीवर के साथ साथ अगर मोटापा है या डायबिटीज़ है या हाइपरटेंशन है या उनका कोलेस्ट्रॉल डिरेंज है, तो ये 4 चीज़ें अगर रहेगी फैटी लीवर के साथ साथ तो उसे हम मैजेंट कहते हैं। और मैजेंट का प्रोग्रेशन भी सेम, जैसे जिस तरीके से अल्कोहल की वजह से लीवर डिसीज होता है उसी तरीके से मैजेंट की वजह से या फैटी लीवर की वजह से भी लीवर के ऊपर नुकसान आ सकता है। जो इनिशियली हम फैटी लीवर कहते हैं, मतलब इसमें लीवर में सिर्फ फैट है 5% के ऊपर, कोई नुकसान नहीं है, कोई इन्फ्लेमेशन नहीं है लीवर में। ये अगर फैटी लीवर काफ़ी हद तक काफ़ी प्रोलॉन्ग रहता है तो उसमें आगे जाके इन्फ्लेमेशन आ सकता है, जिसे हम मैश कहते हैं, स्टीराटोहेपेटाइटिस। और प्रोलॉन्ग अनचेक इन्फ्लेमेशन कैन लीड टू फाइब्रोसिस। अनचेक इन्फ्लेमेशन लीवर में एक इंजुरी कर सकता है जिसे हम सिकुड़न या स्टिफनेस या फाइब्रोसिस कहते हैं, और जो आगे प्रोग्रेस कर सकता है। फाइब्रोसिस की भी स्टेजेस होती है F0 to F4, अर्ली फाइब्रोसिस या एडवांस फाइब्रोसिस आप कह सकते हैं, और F4 इज कॉल्ड एज सिरोसिस। तो फाइब्रोसिस आगे जाके रिवर्स टिल F4 स्टेज, F4 इज कॉल्ड एज सिरोसिस एंड F3 तक फाइब्रोसिस इज रिवर्सिबल। सो अगर हम इस कार्टून को देखें तो माइल्ड, मॉडरेट एंड एडवांस फाइब्रोसिस आर रिवर्सिबल, बट वंस इट प्रोग्रेसेस टू सिरोसिस देन इट इज अ पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। तो अगर हमें रिस्क फैक्टर्स है, अगर हमें मोटापा है या हमें सिग्निफिकेंट अल्कोहल इंटेक हम लेते हैं तो हमें हमारी जांचें करनी चाहिए। और अगर फाइब्रोस्कैन में ये चीज़ें दर्शाती हैं कि हाँ ये फाइब्रोसिस है अप टू एडवांस फाइब्रोसिस अप टू F3, इट इज स्टिल रिवर्सिबल। सो इवैल्यूएशन में बेसिकली किसी भी
मरीज को अगर दिक्कत है लीवर की या फैटी लीवर है तो हम रूटीन ब्लड रिपोर्ट्स करते हैं, जिसमें आपका लीवर फंक्शन टेस्ट देखा जाता है, आपके ब्लड शुगर्स, HbA1c, लिपिड प्रोफाइल देखा जाता है, अल्ट्रासाउंड करते हैं जिसमें कोई लीवर में डैमेज के साइंस तो नहीं है। तो ये देख के हम आगे का डिसाइड करते हैं कि क्या इन लोगों में मतलब अगर उसमें लीवर में सिकुड़न होने की संभावना है या फाइब्रोसिस होने की संभावना कितनी है। तो अगर आपके लीवर एंजाइम्स डिरेंज है, प्लेटलेट काउंट कम है, आपको मेटाबॉलिक रिस्क फैक्टर्स ज़्यादा है जैसे कि वजन ज़्यादा है या शुगर है या हाइपरटेंशन है, डिस्लिपिडीमिया है, तो ऐसी कंडीशंस में फिर हम फाइब्रो स्कैन करते हैं। हर एक पेशेंट का फाइब्रो स्कैन नहीं किया जाता है, सिर्फ फैटी लीवर में अगर विद साथ साथ कुछ अगर रिस्क फैक्टर्स हैं तो हम फाइब्रो स्कैन करके देखते हैं कि क्या उसमें फाइब्रोसिस हो रही कि नहीं हो रही है। एंड डिपेंडिंग अपॉन द स्टेटस ऑफ द लीवर फाइब्रोसिस और सिरोसिस वी टेक अ कॉल आगे ट्रीटमेंट कैसे करना है। तो जैसे हमने देखा कि अल्कोहलिक्स में तो ट्रीटमेंट अल्कोहल को छोड़ना है, तो वैसे फैटी लीवर में भी ट्रीटमेंट क्या है। तो फैटी लीवर एक मेटाबॉलिक डिस्फंक्शन जिसे हम कहते हैं, ये ओबेसिटी की वजह से होता है और उसका मेन ट्रीटमेंट है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, कि आपने डाइट कुछ आपने सुधारना है। यू नीड टू गो फॉर हाइपो कैलोरिक डाइट, रफली 500 से 1000 किलो कैलोरीज दिन का हमने एक डेफिसिट रखना है। तो वो एक डाइट चार्ट या एक डाइटिशियन से कंसल्ट करके हम उसको फॉलो कर सकते हैं। बट रफली इन प्रिंसिपल हमें हमारे डाइट के पोर्शंस कम करने हैं और उसका कंपोजिशन चेंज करना है। कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, फ्रुक्टोज बेस्ड प्रोडक्ट्स उनका सेवन कम से कम रखना है। कॉफ़ी इज़ गुड फॉर लिवर, अल्कोहल को अवॉइड करना है। तो इस तरीके से हम हमारा डाइट रेस्ट्रिक्शन करके कैलोरीज कम कंज्यूम करेंगे ताकि जो भी हमारा बॉडी में एक्सेस ऑफ एनर्जी स्टोर्स है उसको हम गेट रिड ऑफ कर सकें। और साथ साथ हमें ज़्यादा कैलोरीज बर्न करनी है, जैसे कि एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज भी हमें करनी है और उसके दो तरीके के होते हैं एक्सरसाइजेस। एक होता है एरोबिक एक्सरसाइजेस और दूसरा होता है रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेस। एरोबिक मतलब आप काफ़ी ज़्यादा अपनी कैलोरीज बर्न कर रहे हो, जैसे कि कार्डियो हो गया, जॉगिंग, रनिंग, ये सारा कुछ एक टाइप ऑफ एरोबिक एक्सरसाइजेस है। वर्सेस रेजिस्टेंस एक्सरसाइज जिसमें आप मसल बिल्डिंग करते हो, लाइक पुशअप्स है, स्क्वाटिंग्स है। So these are called as resistance training exercises and you have to choose a combination of the two. So हफ्ते में 5 दिन अगर हम 30 मिनट तक भी ये एक्सरसाइज करते रहे तो ये सफिशिएंट है एक 5% वेट लॉस क्रिएट करने में। और 5 से 7% अगर वेट लॉस भी होता है तब भी हमारे जो पैरामीटर्स है फैटी लीवर के वो रिवर्स होने में मदद करते हैं। तो ये रहा लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। अपार्ट फ्रॉम लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस कुछ मेडिसिन भी होती है फैटी लीवर को ठीक करने के लिए, जैसे हम विटामिन ई है, सारोग्लिटाजार है, सेमाग्लुटाइड है जो वेट लोअरिंग मॉलिक्यूल्स है, और अभी बाकी भी कुछ मॉलिक्यूल्स जैसे आए हैं रेस्पेटेरॉन, ये भी दे सकते हैं। बट ये हर एक लोगों में देने की ज़रूरत नहीं है। सेलेक्टेड पेशेंट्स जिनको फैटी लीवर की वजह से लीवर में नुक्स आ रहा है या सिकुड़न आ रही है उन्हीं को आप भी मेडिकेशन देते हो। सो हाउ टू प्रिवेंट फैटी लीवर। सो बेसिकली हमें एक राइट टाइम में खुद को स्क्रीन करना है। अगर हमें मेटाबॉलिक रिस्क फैक्टर्स है जैसे कि ओबेसिटी, हाइपरटेंशन, डायबिटीज, डिस्लिपिडीमिया, तो वी शुड स्क्रीन आवरसेल्व्स फॉर फैटी लीवर एंड इफ देयर आर फीचर्स देन वी कैन सब्सिक्वेंटली टेक इट फर्दर कि आगे अल्ट्रासाउंड करना है, फाइब्रो स्कैन करना है। द ट्रीटमेंट इज in majority of patients is lifestyle modification which includes dietary modification and exercise that should result in cumulative weight loss of around 5 to 10% and फार्माकोथेरेपी या मेडिसिन की ज़रूरत काफ़ी कम लोगों में रहती है। तो ये हुआ फैटी लीवर का और अल्कोहल का डिस्कशन। एंड द थर्ड इज द जो हम इस बारे में डिस्कस करना चाहेंगे ऑन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे, वायरल हेपेटाइटिस। तो वायरल हेपेटाइटिस जो है ये कॉमनली 5 वायरसेस होते हैं जो ये करते हैं वायरल हेपेटाइटिस, और उनको हम A, B, C, D और E के मात्रा में मतलब द वे दे वर डिस्कवर्ड इनको डिनोट करते हैं। इसमें से हेपेटाइटिस ये जो है ये प्राइमरीली लीवर के ऊपर इंसल्ट करते हैं, ये प्राइमरी लीवर को डैमेज करते हैं। जैसे बाकी अपने वायरस सुने होंगे, जैसे डेंगू हो गया, डेंगू में भी कभी कभार लीवर के एंजाइम्स बढ़ते हैं, बट दैट्स ए सिस्टमिक इन्फेक्शन, वो प्राइमरीली लीवर के ऊपर असर नहीं करता है। तो हमारा मेन उद्देश्य यहाँ पे है जो प्राइमरीली लीवर को डैमेज पहुँचाते हैं वायरसेस उनके बारे में जानना। जैसे कि मैंने बताया हेपेटाइटिस A एंड E ये फूडबॉर्न वायरसेस है। ये खराब खाना खाने से, खराब पानी पीने से ये बॉडी में इन्फेक्शन होता है एंड दीज आर यूजुअली सेल्फ लिमिटिंग इलनेसेस। हेपेटाइटिस A और E जो फूडबॉर्न वायरसेस है ये एक अक्यूट हेपेटाइटिस करते हैं। इसमें कुछ लॉन्ग प्रोलॉन्ग डैमेज लीवर पे नहीं होता है। यूजुअली दे कॉज सेल्फ लिमिटिंग इलनेसेस एंड इन मेजॉरिटी ऑफ पेशेंट्स ऑलमोस्ट 90% लोगों में ये अपने आप ठीक हो जाता है। इसके लिए कुछ अलग से एंटीवायरल की ज़रूरत नहीं होती है।
एंड इसको अगर प्रिवेंट करना है तो सिंस दीज आर समथिंग विच इज फूड बॉर्न इन्फेक्शंस, वी नीड टू इम्प्रूव अवर सैनिटेशन और हाइजीनिक फूड प्रैक्टिसेस एज कम्पेयर टू हेपेटाइटिस बी, डी एंड सी विच आर ब्लड बॉर्न वायरसेस। ये हमेशा ब्लड से ट्रांसमिट होते हैं। इसके मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन अगर हम देखेंगे तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स, नीडल प्रिक्स, सेक्शुअल कॉन्टैक्ट्स एंड मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन, ये इसके रूट्स हैं बिकॉज दिस इज ट्रांसमिटेड थ्रू ब्लड। तो हेपेटाइटिस बी और सी के लिए एंटीवायरस अवेलेबल है, इनको हम प्रिवेंट भी कर सकते हैं। हेपेटाइटिस बी के बारे में वैक्सीन भी अवेलेबल है और जो अभी एक नॉर्मल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम का एक पार्ट है। तो आजकल जो भी बच्चों में वैक्सीन लगते हैं टिल 5 years ऑफ एज, हेपेटाइटिस बी इज अ पार्ट ऑफ यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम इन इंडिया। तो हेपेटाइटिस में सिम्टम्स क्या आ सकते हैं? इसके नॉसिया, वोमिटिंग, एब्डोमिनल पेन, जॉन्डिस, वजन कम होना, भूख कम लगना, तो ये सारे सिम्टम्स उसमें मिल सकते हैं। एंड ये इन्फेक्शंस जैसे मैंने कहा कि हेपेटाइटिस ए और ये अक्यूट इन्फेक्शंस करते हैं, बट हालांकि बी एंड सी आगे जाके लीवर को डैमेज करते हैं। हेपेटाइटिस बी एंड सी क्रोनिक इन्फेक्शन करता है और आगे जाके वो लीवर को डैमेज करके जिसे हम लीवर डिसीज या लीवर सिरोसिस कहते हैं, विच कैन कॉज advanced liver disease requiring maybe transplantation or something. So cirrhosis is a, as we discussed, is an irreversible damage of the liver, जिसमें लीवर में नोड्यूल्स बन जाते हैं, लीवर काफी स्टिफ हो जाता है और अगर ये प्रोग्रेस करता है तो आगे जाके लीवर आपके पेट में, आपके शरीर में काफी सारे कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं जिसे हम पोर्टल हाइपरटेंशन कहते हैं, जिसमें काफी नसें फूल जाती हैं, जिसकी वजह से खून की उल्टी होना, लैट्रिन खाली होना, पेट में पानी भर जाना जिसे हम एसाइटिस कहते हैं, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। और अगर ये चीज़ें होती है तो फिर उसे हम एंड स्टेज लीवर डिसीज कहते हैं और उसका ट्रीटमेंट होता है लीवर ट्रांसप्लांटेशन। सो हाउ टू प्रिवेंट अवर सेल्स फ्रॉम हेपेटाइटिस? जैसे हेपेटाइटिस ए और ई जैसे हमने देखा कि ये तो फूड बॉर्न इन्फेक्शंस है, सो इम्प्रूव सैनिटेशन एंड हाइजीनिक फूड प्रैक्टिसेस आर इंपॉर्टेंट। हेपेटाइटिस ए के बारे में भी अभी वैक्सीन अवेलेबल है। इट वाज नॉट अ पार्ट ऑफ यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन। तो अगर हम जितने भी लोग अभी यहाँ पे बैठे हैं, आई थिंक मेजॉरिटी ऑफ देम आर मोर देन 30 years ऑफ एज, तो उस वक्त तो हेपेटाइटिस ए वाज नॉट अ पार्ट ऑफ इम्यूनाइजेशन, बट हालांकि अभी काफ़ी बच्चों में हेपेटाइटिस ए की भी वैक्सीन लगाई जाती है। तो वी कैन चेक आवर सेल्स कि क्या हमें पहले कभी हेपेटाइटिस ए हुआ था या नहीं हुआ था। तो हम एक हमारा HIV का एंटीबॉडीज की जांच कर सकते हैं। अगर वो निगेटिव है तो हम हमारा खुद को एक वैक्सीन लगा सकते हैं हेपेटाइटिस ए के बारे में। हेपेटाइटिस बी एंड सी इज आर ब्लड बॉर्न इन्फेक्शंस, सो सेफ ट्रांसमिशन प्रैक्टिसेस आर इंपॉर्टेंट। हेपेटाइटिस बी के लिए भी वैक्सीन अवेलेबल है, तो हमें जांच करना चाहिए कि क्या हमें हेपेटाइटिस बी है या नहीं। तो हम एक हेपेटाइटिस बी के जांच कर सकते हैं और उसके एंटीबॉडीज भी कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन दैट। अगर हमें हेपेटाइटिस बी नहीं है तो हम खुद को वैक्सीन लगवा सकते हैं। अगर वो पॉजिटिव आता है तो हम अकॉर्डिंगली उसको इवेल्युएट करके ट्रीटमेंट की जरूरत होगी तो ट्रीटमेंट कर सकते हैं। हेपेटाइटिस सी के बारे में कोई वैक्सीन अभी अवेलेबल नहीं। ए और ई के बारे में वैक्सीन अवेलेबल है और बी के रिगार्डिंग भी वैक्सीन अवेलेबल है। तो जैसे सर ने कहा, वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे ये हम 28 जुलाई हर साल सेलिब्रेट करते हैं बिकॉज 28 जुलाई इज अ बर्थ एनिवर्सरी ऑफ डॉक्टर ब्लूमबर्ग, जिन्होंने हेपेटाइटिस बी वायरस की डिस्कवरी की थी। और हेपेटाइटिस काफ़ी मात्रा में पाया जाता है इंडिया में भी और पूरे वर्ल्ड में। सो ऑलमोस्ट 2 मिलियन लोगों को हेपेटाइटिस हर साल होता है और ऑलमोस्ट 1.3 मिलियन डेथ्स ओवरऑल वर्ल्ड वाइड आर बिकॉज ऑफ हेपेटाइटिस। सो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट डिसीज़ है ओवरऑल, और अगर आप इसको राइट टाइम पे अगर हम उसकी जांच करें और एक पकड़ में आ जाए तो हम इसकी वजह से जो मॉर्बिडिटी होती है, जो लीवर डिसीज होता है या फिर जो मॉर्टेलिटी होती है, उसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं। तो इसीलिए ये जानना और खुद को उसके बारे में टेस्ट करना बहुत ज़रूरी है और इसीलिए ही हमेशा हर साल 28 जुलाई हम एक वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे के मात्रा में मनाया जाता है इसको। तो इस साल जो वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे की थीम है दैट इज लेट्स ब्रेक इट डाउन, बिकॉज देयर आर मेनी बैरियर्स, मतलब सोशल बैरियर्स को हो या स्टिग्माटास को हो कि मुझे हेपेटाइटिस बी है या मुझे हेपेटाइटिस सी है, ये लोगों को शायद जांच करना या किसी और को बताना शायद एक स्टिग्मा लगता है। सो देयर आर मेनी बैरियर्स, फाइनेंशियल बैरियर्स, लोगों को शायद जांच के बारे में पता नहीं होता है, नॉलेज बैरियर्स को हो, सोशल बैरियर्स को हो। तो ये सारे जो बैरियर्स है उसको हमें शायद ब्रेक करना है, लोगों में जागरूकता फैलानी है कि हमें खुद को हेपेटाइटिस के बारे में चेक करना चाहिए और अगर हमें हेपेटाइटिस नहीं है तो हमें वैक्सीन भी लगवानी चाहिए। थैंक यू।